आ गया भाई। मैं भी आ गया। वो भी आ गया जिसका इंतजार कर रहे थे। एक साल से ऊपर हो चुका है इस अनाउंसमेंट को एंड वी वर एक्चुअली वेटिंग कि कब हमको आरडीजे का डॉक्टर डूम फाइनली एमसीयू में देखने को मिलेगा बिकॉज इट वॉज समथिंग। जब ये कॉमिक कॉन में अनाउंस हुआ था तो इट वॉज एक्चुअली समथिंग विच ब्रोक द इंटरनेट लाइक एनीथिंग। और मैं कुछ ना कुछ फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन से इसी तरह का एक्सपेक्ट कर रहा था, जो हमें मिला तो सही लेकिन उस तरह से नहीं जैसा सोचा था। बात करेंगे उस पर भी, लेकिन पहले फैंटास्टिक फोर की एंडिंग से शुरू करते हैं और इसको कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से ही लेके चलेंगे, स्टार्टिंग ऑफ विद गैलेक्टस। देखो, इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस था। अगर आप इसको विलन बोलो या फिर फोर्स ऑफ नेचर बोलना, जो भी बोलना है, मतलब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि वो कई बिलियंस ऑफ ईयर्स से प्लैनेट्स को कंज्यूम करता हुआ आ रहा था और उसके अंदर एक अनडाइंग सी हंगर थी, मतलब वो भूख जो कभी मिट ही नहीं पा रही थी। तो इसी वजह से ही केम अप विद अ सॉल्यूशन। जब उसको फ्रैंकलिन के बारे में पता चला, उसके हिसाब से फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर वो उसकी पावर को कंज्यूम करेगा तो गैलेक्टस जो है वो अपनी लाइफ के लिए सैशिएट हो जाएगा। एंड इसके पीछे का रीजन था पावर कॉस्मिक। मतलब गैलेक्टस ने ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करी थी कि फ्रैंकलिन के अंदर पावर कॉस्मिक नाम की कोई चीज है जो कि उसकी प्लैनेट फीडिंग हंगर को परमानेंटली सैशिएट कर देगी। मतलब उसको दोबारा कभी भी प्लैनेट्स पे फीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पावर कॉस्मिक मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऐसी चीज है जिसको आप अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी मान सकते हो। और मजे की बात पता है क्या है? कॉमिक बुक्स में ये गैलेक्टस के अंदर ही होती है। मतलब गैलेक्टस को इसको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, इट इज इनसाइड गैलेक्टस। और वो जो अपने हेरल्ड्स होते हैं ना, जैसे सिल्वर सर्फर हो गया या फिर उसके दूसरे जो हेरल्ड्स है, उन सब के अंदर इसी का एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन देता है। एंड इमेजिन हाउ पावरफुल दे बिकम। तो तुम सोच सकते हो कि पावर कॉस्मिक जो गैलेक्टस के अंदर है उसमें कितनी शक्ति होगी। और ना, ये चीज मैंने इस मूवी के गैलेक्टस में काइंड ऑफ मिस भी करी। मतलब इन लोगों ने इस बात को वैसे ही क्लैरिफाई कर दिया कि उसके पास पावर कॉस्मिक नहीं है, और इसी वजह से ना ये वाला गैलेक्टस कॉमिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा डीपावर्ड भी फील हुआ। अब इसके पीछे ये लॉजिक भी दिया जा सकता है कि वो भूखा था और उसको देख के समझ में आ रहा था कि कितना कुपोषित है, तो इसी वजह से उसके पास उसकी नॉर्मल पावर्स नहीं थी। मतलब जितना पावरफुल यूजुअली होता है प्लैनेट को फीड करने के बाद, अभी नहीं था। तो वो अर्थ पे आता है फ्रैंकलिन के ऊपर फीड करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पावर कॉस्मिक है। लेकिन रीड रिचर्ड्स और उसकी फैमिली के पास एक प्लान है और उस प्लान का नाम है द ब्रिज। अब अगर तुमने फैंटास्टिक फोर को कॉमिक बुक वाला वीडियो देखा है तो यू गाइज माइट बी नोइंग कि ब्रिज क्या है। तुमको मूवी देखते टाइम ही क्लिक हो जाना चाहिए था। जैसे होता है ना एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पढ़ के जाओ और तो उस टाइप का क्लिक हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो मार्वल कॉमिक्स में ब्रिज बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको रीड रिचर्ड्स खुद डिस्कवर करता है। और ना, ये मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्सेस, दूसरे प्लैनेट्स में झांकने से लेकर उन तक ट्रैवल करवाने का काम भी करता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो इसको टेलीपोर्टेशन डिवाइस बताया था ना, ये है, मतलब कॉमिक बुक्स में भी है। ऑल्दो एग्जैक्टली उस तरह से काम नहीं करता जैसा हम लोग को इसमें दिखाया गया, बट या मतलब सिमिलैरिटीज वही हैं। इनफैक्ट जब ये लास्ट में गैलेक्टस को टेलीपोर्ट भी करते हैं ना, तो उसका इफेक्ट वही सर्कुलर पोर्टल जैसा होता है जैसा कॉमिक बुक्स में ब्रिज का इफेक्ट दिखाया गया है। एंड इस काम में फैंटास्टिक फोर की मदद करती है शालाबाल की सिल्वर सर्फर, जो कि टोटली एक्सपेक्टेड था। स्पेशली जॉनी के वो पूरी गिल्ड ट्रिप देने के बाद तो मतलब करना बनता ही था। फिर इसकी छोटी मोटी बैक स्टोरी भी दिखाई गई थी जो बहुत हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है। मतलब ये सेंडला नाम के एक प्लैनेट से आती है। मेन मार्वल 616 यूनिवर्स में ये इसका मेल काउंटर पार्ट करता है। मतलब उसका नाम नॉरन रैड होता है और उसकी वाइफ होती है शालाबाल, जिसे वो अपने प्लैनेट के साथ में बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करना चूज करता है। तो यहाँ पर शालाबाल की भी कुछ कुछ वैसी कहानी दिखाई और वो गिल्ड ट्रिप में आकर गैलेक्टस के साथ ही चली जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर समझ में आता है कि शायद ये आखिरी बार नहीं था जो हमने इस गैलेक्टस को देखा। प्लस गैलेक्टस का एक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि हर यूनिवर्स का अपना खुद का एक गैलेक्टस है और उसके कई सारे हेरल्ड्स भी होते हैं। कई यूनिवर्सेस हैं जहां पर एक गैलेक्टस के मल्टीपल सिल्वर सर्फर होते हैं। बेसिकली डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि गैलेक्टस जो है वो एक यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। बिकॉज वी ऑल नो कि एक यूनिवर्स जो होता है उसमें कई सारे प्लैनेट्स हैं, वहां पर लाइफ होती है, तो उसी चीज को कट डाउन करने का काम है गैलेक्टस का। एंड इसको ये लोग परफेक्टली नॉर्मल मानते हैं। और हाँ, तुम लोग सोच रहे हो कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे तो वो 838 है कि 828 है। दोनों डिफरेंट अर्थ है, दोनों के रीड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर, फैमिली सब कुछ अलग है। लेकिन पता है, ये पूरी की पूरी चीज ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। मतलब सूजन जो है वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी आखिरी में कि वो गैलेक्टस तक को ओवर पार कर देती है। अब सवाल ये है कि क्या कॉमिक बुक्स में भी सूजन इतनी ताकतवर है? तो हाँ, हालांकि उसने गैलेक्टस को कभी भी इतनी बुरी तरह से ओवर पावर नहीं किया, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग है। बट फॉर वंस इसको एक बार ऐसे सोच के देखो कि गैलेक्टस एक ऐसी बीइंग है, मतलब एक ऐसी कॉस्मिक बीइंग है जो हल्क, थॉर इनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो अगर सूजन उसे भी ओवर पावर कर दे रही है तो हाउ स्ट्रॉन्ग इज शी? और जैसे कम था तो इसके बाद हम एक और चमत्कार देखते हैं, विच इज सूजन के मरने के बाद फ्रैंकलिन उसको दोबारा जिंदा कर देता है। तो क्या ये चीज हो सकती है?
बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जो 110% हो सकती है। मतलब फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, इसके बारे में हमने अभी बात नहीं करी, करेंगे आगे जाकर, is actually one of the most powerful characters ever to ever exist। ये बचपन में, मतलब अभी उगा भी नहीं है, इतना होगा, उम्र भी नहीं बता सकता मैं, कंबल के अंदर बैठकर एक पूरा यूनिवर्स बना सकता है। एक प्लैनेट नहीं, एक यूनिवर्स। दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग ही इज। और हाँ, रिवाइवल और हीलिंग की बात है ना, तो इंसान छोड़ दो, ये जब बड़ा होके आता है ना फ्यूचर से, तो गैलेक्टस तक को रिवाइव कर देता है। एक मरे हुए गैलेक्टस की डेड बॉडी के अंदर जान फूंक देता है ये। मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बताया था कि गैलेक्टस के अंदर पावर कॉस्मिक है, तो इमेजिन करो कि उसको जिंदा करने के लिए कितनी शक्ति चाहिए होगी। तो जब एक कॉमिक बुक्स में इतनी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस को रिवाइव कर सकता है, तो फिर इंसान तो मतलब बहुत छोटी मोटी बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि सूजन रिवाइव तो हो गई, लेकिन क्या उसके ऊपर इस रिसरेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो एज फार एज वी नो, मतलब हम लोगों ने पोस्ट क्रेडिट में 4 साल का टाइम जब देख लिया है, तब तक तो सूजन परफेक्टली नॉर्मल है, लेकिन जब ये इसको रिवाइव करता है ना, तो एक मोमेंट होता है जब उसकी आंखें नीले कलर से ग्लो करती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि सूजन के अंदर भी थोड़ी बहुत पावर कॉस्मिक की शक्ति आ चुकी है, ऑल्दो वी हैव नो आइडिया कि ये चीज है या नहीं। तो फैंटास्टिक फोर अपने घर पे सुरक्षित हैं। जो हम लोगों ने सोचा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ कि ये दूसरे यूनिवर्स में भाग के निकल जाएंगे, इनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनका यूनिवर्स नहीं बचेगा, ये सारी चीजें नहीं हुई। अर्थ 828 इज परफेक्टली फाइन, बस गैलेक्टस यहां पर नहीं है। और अब हम आते हैं पोस्ट क्रेडिट के ऊपर, एक्चुअली मिड क्रेडिट के ऊपर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले मिड क्रेडिट में सबसे पहले है 4 साल की टाइम जब, अगर आपको थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स याद हो, तो उसमें 14 महीने की थी। अब ये पूरा का पूरा सीन सबसे पहले तो रूसो ब्रदर्स ने शूट किया हुआ है, इस बात को मैट शैकमैन ने खुद कंफर्म कर दिया, तो एस्थेटिक से भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग में ही सूजन स्टॉर्म अकेली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक किताब पढ़ के सुनाने वाली है, या फिर बोलती है कि किताब लेने जा रही है। हबी उससे कहती है कि फ्रैंकलिन की फेवरेट किताब है चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसको सूजन कहती है कि हर बार ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ फन स्टफ भी होना चाहिए। तो ये एक अच्छा ईस्टर एग हो सकता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बेसिकली समथिंग जहां पर ह्यूमन एवोल्यूशन बताया गया है। क्योंकि कॉमिक बुक्स में ऐसा माना जाता है कि जो म्यूटेंट्स है वो ह्यूमन बीइंग से एक स्टेप ऊपर है एवोल्यूशन में, और फ्रैंकलिन खुद भी एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, विच इज लाइक बहुत बहुत शक्तिशाली। खैर, तो सूजन अपने हाथ में किताब लेके पहुंचती है, एंड गेस व्हाट, डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन के सामने डॉक्टर डूम बैठा हुआ है, और हमको उसकी शक्ल नहीं दिखाई जाती, मतलब ये तो बहुत ही ऑब्वियस था। तो उसके हाथ में उसका मास्क है, ये काफी क्लियरली विजिबल है। फ्रैंकलिन उसको देखकर उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन उसका चेहरा हमको नहीं दिखाया गया। अब देखो, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स डॉक्टर डूम को मेंशन नहीं करती, लेकिन बहुत ही सटल सा ईस्टर एग हमारे ऊपर फेंक के मारती है। जब वो यूएन की समिट हो रही होती है, तो वहां पर लैटवेरिया के झंडे के नीचे 2 कुर्सियां खाली दिखाई हैं, जिसका मतलब ये है कि डॉक्टर डूम एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन यहाँ पर है नहीं, विच इज लाइक टिपिकल डॉक्टर डूम। मतलब वो छोटी मोटी समिट्स में नहीं जाता अनलेस एंड अनटिल वो लोग उसकी गुलामी ना कर रहे हो, और किसी और को सुनने तो कभी ना जाए। सूजन तो चलो एक बार फिर भी चल जाएगी, लेकिन नहीं, he was not there। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि आरडीजे की शक्ल क्यों नहीं दिखाई गई। मतलब अगर हमको ये बात कंफर्म कर दी गई है कि आरडीजे इज गोइंग टू बी डॉक्टर डूम, तो फिर क्या मार्वल बहुत ज्यादा सेफ खेलना चाहता है? मतलब अभी भी उनको इस बात को लेकर श्योरिटी नहीं है कि ये वाला डूम कौन सा है, इसको दिखाना है कि नहीं दिखाना। दे जस्ट वांट टू सेट अप डूम, लेकिन फिर भी वो थोड़ा हेजिटेंट है। तो देखो, इसके ना मुझे 2 पॉसिबल रीजन लगते हैं। सबसे पहला तो ये कि आरडीजे अगर इस पिक्चर में अपीयर हो जाते, मतलब अपनी शक्ल दिखानी पड़ जाती, तो जितने पैसे पूरे कास्ट ने लिए है ना, नहीं, जितने पैसे पूरे कास्ट और डायरेक्टर ने लिए है ना, उससे ज्यादा इस बंदे को देने पड़ते। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये लोग डॉक्टर डूम का लुक अभी पूरी तरह से रिवील नहीं करना चाहते। मतलब इसको आप कुछ ऐसे समझो, जब हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर देखा था, और उसमें वो पोर्टल में से थानोस जब पहली बार निकल के आता है, तो हमारे वो जो थे ना, वो वाला रिएक्शन, दे जस्ट वांट टू सेव इट। जब तक डूम्सडे का टीजर ट्रेलर कुछ नहीं आ जाता, एंड वी आर नॉट प्राइम्ड फॉर इट, कि भाई हाँ, अभी तक हमें नहीं पता कि डूम कैसा दिखेगा, तो मे बी तब वो इस लुक को पूरी तरह से रिवील करना चाहते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि रूसो ब्रदर्स ने अभी तक आरडीजे के डूम का लुक डिसाइड ही नहीं किया। उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के मुंह पे ऐसे मोशन कैप्चर वाले डॉट्स डाल दिए थे, और ये सोच लिया होगा कि यार देखो, जब पोस्ट प्रोडक्शन करेंगे तब डिसाइड करेंगे कि इसकी शक्ल कैसी दिखनी चाहिए, कितनी खराब होनी चाहिए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाई दे आर सेविंग इट फॉर लेटर, बिकॉज दे हैव नॉट डिसाइडेड इट येट। लेकिन हाँ, फिर भी जितना भी जो कुछ भी देखकर समझ में आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुझे इसकी कॉस्ट्यूम ठीक ही ठाक लगी। दिस डज नॉट स्पीक कि भाई मैं डॉक्टर डूम हूं। स्पेशली इसका मास्क बहुत ही हल्का सस्ता फील हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि ये इसका फाइनल लुक नहीं होने वाला। मतलब मूवी जो डूम्सडे हम देखेंगे उसमें हमको इसकी एक अलग कॉस्ट्यूम देखने को मिलने वाली है। पहले तो मुझे लगा कि ये भी हो सकता है कि आरडीजे का डॉक्टर डूम हो ही ना, बट देन आई थॉट कि फिर इसको सेटअप क्यों कर रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम इसके एक्चुअल मीनिंग की तरफ जाने की कोशिश करें कि इस सीन में जो हो रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और
क्या कुछ क्यों नहीं हुआ? मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकलिन इसके फेस को छूकर उसके स्कार्स को पूरी तरह से ठीक कर दे। आई नो इट साउंड्स वियर्ड, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो, वो सूजन को ऑलरेडी जिंदा कर चुका है जब इससे बहुत छोटा था तब। अब इतना बड़ा होने के बाद उसके लिए किसी के फेस के स्कार्स को ठीक करना विल बी वेरी नॉर्मल थिंग, और तभी शायद डूम ने उसके सामने अपना मास्क भी उतारा हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये चीज भी अब समझ में आ चुकी है कि डॉक्टर डूम यहाँ पर फ्रैंकलिन के लिए आया हुआ है, बिकॉज गैलेक्टस को भी फ्रैंकलिन चाहिए था, एंड डॉक्टर डूम को ये बात समझ में आ चुकी है कि फ्रैंकलिन कितनी पावर पोजेस करता है, और इसी वजह से वो बहुत बड़ी बात नहीं है कि सूजन और फ्रैंकलिन दोनों को किडनैप कर ले। आई मीन आफ्टर व्हाट वी हैव सीन, तो सूजन बहुत आराम से जब गैलेक्टस को हरा सकती है, तो डूम तो उसके सामने कुछ लगने ही नहीं वाला। आई मीन एट दिस स्टेज हो सकता है कि डूम के पास उतनी पावर ना हो कि वो सूजन को रोक पाए, स्पेशली तब जब वो उसके बच्चे को उठा के लेके जा रहा है। तो फिर उसको सूजन और बच्चे दोनों को उठा के लेके जाना पड़ेगा, जो काफी हद तक कॉमिक बुक एक्यूरेट है, क्योंकि सूजन पगलू कौन नहीं है। और नहीं, तुम अगर इसको गौर की तरह बच्चा चोर समझने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं, मतलब डॉक्टर डूम इससे काफी ऊपर है। कॉमिक बुक्स में वो फ्रैंकलिन और वेलेरिया, जो कि सूजन और रीड के बच्चे हैं, उनको अपना ही बच्चा समझता है। He has immense respect towards them, और वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में उन पर कोई आंच नहीं आने देगा। हालांकि वो रीड से कितनी भी नफरत कर ले, सूजन से कितनी भी मोहब्बत कर ले, बट उसके बच्चे, उनके बच्चे वो अपने ही समझता है। फिर इसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट सीन और देखने को मिलता है, जहां पर हमको यही वाले फैंटास्टिक फोर का एक कार्टून वर्जन दिखाया जाता है। इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन जानते हो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये सवाल कि आखिरकार 4 साल तक डॉक्टर डूम था कहां पे। आई नो विल टॉक अबाउट इट। हर सवाल का जवाब यहीं थोड़ी ना मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वाले में। अगर पसंद आए तो लाइक करना। आई विल सी यू सून।